नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। देश में अब तक 43 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.36% हुई। कर्नाटका में उच्च शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं आज से फिर शुरू। मध्य प्रदेश में कक्षा 11 और 12 तथा गुजरात में कक्षा 9 से 11 के लिए 50% क्षमता के साथ स्कूल फिर से खुल रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा घोषित कोविड प्रतिबंधों में और ढील आज से लागू। बिहार और छत्तीसगढ़ विधानसभाओं के मानसून सत्र आज से शुरू। भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने हंगरी के बुडापेस्ट में 73 किलोग्राम वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में अचंत शरत कमल ने टेबल टेनिस पुरुष सिंगल्स में तीसरे दौर के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो में पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 38 रन से हराया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस अवसर पर युद्ध में शहीद हुए वीरों का स्मरण कर रहा है। आज के दिन 1999 में भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन विजय के तहत करगिल क्षेत्र पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों से खाली कराया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख के द्रास क्षेत्र में करगिल समर स्मारक पहुंच रहे हैं, जहां वे करगिल संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमारे लेह संवाददाता की ये रिपोर्ट। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से। लद्दाख के अपनी दूसरी यात्रा पर भारत के राष्ट्रपति और भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ में भाग लेंगे। वह द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करने और कारगिल विजय दिवस समारोह में भाग लेने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे। भारत इस वर्ष बांग्लादेश मुक्ति की स्वर्णिम विजय भी मना रहा है। 1971 के युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की स्वर्णिम विजय के राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में सुबह द्रास में युद्ध स्मारक पर एक विजय मशाल को प्राप्त की जाएगी और उसके बाद कारगिल विजय दिवस समारोह होगा। कल शाम को कारगिल युद्ध के नायक परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा पर आधारित शेरशाह फिल्म का ट्रेलर रिलीज करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने फिल्म निर्माताओं से ऐसी और फिल्म बनाने की अपील की। द्रास युद्ध स्मारक पर शहीदों के याद में अपनों ने दिया जलाकर याद किया। द्रास में अनायत अली के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंदा। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत भी द्रास में करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कारगिल युद्ध के महान शूरवीरों ने भारत की रक्षा का स्वर्णिम अध्याय अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान से लिखा है। कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने कारगिल में जो विजय प्राप्त की वह अपने आप में अतुलनीय है। मैं कारगिल युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले सभी वीर सैनिकों के परिवारों को
फिर से यह भरोसा देना चाहता हूं, यह देश उनके बलिदान को, उनकी स्मृति को कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अमर चक्र पर जल रही अमर ज्योत भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान की अग्नि साक्षी है। भारतीय सेना ने कहा है कि करगिल विजय दिवस करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता का प्रतीक है। भारतीय सेना के साहसी वीरों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने में सफलता प्राप्त की थी। ऐतिहासिक करगिल विजय दिवस पर आकाशवाणी समाचार भारतीय सैनिकों के साहस की स्मृति में विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे शाम 4:30 बजे FM गोल्ड चैनल पर परिक्रमा के अंतर्गत सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि करगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी और धैर्य का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरे विश्व ने देखा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने करगिल के वीरों को नमन किया। जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है। करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप करगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। करगिल के वीरों को हम सब नमन करें। प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देशवासियों से अमृत संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ ही आगे बढ़ना होगा। बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। आगामी 15 अगस्त के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव किसी सरकार या राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब स्थानीयता को समर्थन देकर दैनिक कार्य करते हुए भी राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जल की एक एक बूंद का संरक्षण जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों के लिए देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लोगों से ये अपील भी की कि वे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। आप सभी को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्व और उत्सवों के समय ये जरूर याद रखिएगा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल आपको भूलने नहीं है। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में इंडियन नेशनल आर्मी INA के बारे में बात की। इसे आजाद हिंद फौज के रूप में भी जाना जाता है और मणिपुर राज्य के साथ इसका संबंध है। INA द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों द्वारा गठित एक सशस्त्र बल था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मणिपुर का मोइरंग शहर भारतीय राष्ट्रीय सेना का मुख्यालय था। अनेक मणिपुरी लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान INA सेनानियों की मदद के लिए स्वेच्छा से स्वयं को प्रस्तुत किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम गुवाहाटी में तामुलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी। श्री शाह ने राज्य सरकार की प्रार्थना अचोनी योजना के अंतर्गत कोविड महामारी से मरने वाले 100 लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए के चेक वितरित किए। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के प्रमुख प्रमोद बोडो मौजूद थे। गृहमंत्री ने कहा कि असम कैंसर के इलाज और शोध का केंद्र बनेगा। इससे पहले श्री शाह ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेडियोथेरेपी की एक नई इकाई का उद्घाटन भी किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 43 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 40,000 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 5 लाख से अधिक लोग कोविड से उबर चुके हैं।
देश में पिछले 24 घंटों में 39,742 से ज्यादा मरीजों का पता चला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक सभी स्रोतों से 45 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 11,79,000 से अधिक अतिरिक्त टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अभी 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा टीके राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा प्राइवेट अस्पतालों के पास उपलब्ध हैं। इस बीच केरल में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में कल 17,466 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल 66 लोगों की कोविड से मौत हुई। इसके साथ ही केरल में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,035 हो गई है। कल 15,247 रोगी स्वस्थ हुए। कर्नाटका में सभी स्नातक, स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज कोविड मानदंडों और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए आज से खुल जाएंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने कहा कि कक्षाओं में शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई जारी रख सकते हैं। गुजरात में कक्षा 9वीं और 10वीं के स्कूल आज से 50% उपस्थिति के साथ फिर से खुल रहे हैं। ये फैसला पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया था। हमारी संवाददाता ने बताया कि विद्यालयों में कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। हालांकि छात्रों के लिए स्कूलों में उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं है और ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था भी जारी रहेगी। जो छात्र स्कूलों में प्रत्यक्ष शिक्षा में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें अपने माता पिता द्वारा हस्ताक्षरित सहमति फॉर्म जमा करना होगा। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने जैसे कोविड-19 के संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। इससे पहले राज्य में 12वीं कक्षा के लिए स्कूल, कॉलेजेस और तकनीकी संस्थान खोले जा चुके हैं। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड के केवल 30 नए मामले सामने आए। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में आज 16 महीने के बाद पूरे राज्य में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल रहे हैं। सभी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। यदि संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में रहती है तो 9वीं और 10वीं के कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी कक्षाएं 15 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। राजधानी दिल्ली में आज से मेट्रो और बसें 100% क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन किसी को भी खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नए दिशा निर्देश 9 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड मामलों में गिरावट को देखते हुए नई छूट की घोषणा की गई है। दिल्ली में आज से मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल पहले की तरह हर दिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। हालांकि सड़क के किनारे लगने वाले किसी भी साप्ताहिक बाजार पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। वहीं किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, धार्मिक समारोह या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और फटफट सेवा में 2 से ज्यादा यात्रियों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के आने की अनुमति नहीं होगी। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिन चलने वाले इस सत्र में 7 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। पहले दिन वित्त वर्ष 2021-22 का पहला पूरक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से अपील की है। सत्र का समापन 30 जुलाई को होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 30 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। देश में अब तक 43 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.36% हुई। कर्नाटक में उच्च शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं आज से फिर शुरू।
मध्य प्रदेश में कक्षा 11 और 12 तथा गुजरात में कक्षा 9 से 11 के लिए 50% क्षमता के साथ स्कूल फिर से खुल रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा घोषित कोविड प्रतिबंधों में अधिक ढील आज से लागू। बिहार और छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र आज से शुरू। भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 73 किलोग्राम वर्ग कैडेट विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में अचंत शरद कमल ने टेबल टेनिस पुरुष सिंगल्स में तीसरे दौर के लिए क्वालीफाई किया। भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो में पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 38 रन से हराया। हंगरी में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत की जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। प्रिया ने वर्ष 2019 में खेलो इंडिया युवा खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। शुक्रवार को जसकरण सिंह को 60 किलो फ्री स्टाइल में रजत पदक मिला। टोक्यो ओलंपिक की खबरों खेल डेस्क से सुनिए। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने आज अपने दिन की शुरुआत तीरंदाजी और टेबल टेनिस में जीत के साथ की है। तीरंदाजी में पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अतानु दास, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की टीम ने कजाकिस्तान को 6-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में आज ही भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स में अचंता शरद कमल ने पुर्तगाल के टियागो अपोलोनिया को 4-2 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। आज ही महिला सिंगल्स में सुतीर्थ मुखर्जी दूसरे दौर का मैच खेलेंगी, जबकि मनिका बत्रा तीसरे दौर का मुकाबला खेलेंगी। तलवारबाजी में भवानी देवी ने अपना पहला मुकाबला जीता, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्हें फ्रांस की मोनो बहुने से 7-15 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी दूसरे दौर के मैच में बैडमिंटन कोर्ट पर होगी। आकाशवाणी से इस मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे सुबह 9 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये प्रसारण आकाशवाणी के YouTube, DTH और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। टेनिस में सुमित नागल दूसरे दौर का मुकाबला खेलेंगे। मुक्केबाजी में पुरुषों के 75 किलोग्राम भार वर्ग में आशीष कुमार अपनी चुनौती पेश करेंगे। तैराकी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में साजन प्रकाश हिस्सा लेंगे। महिला हॉकी में पूल A के दूसरे मैच में भारतीय टीम का सामना जर्मनी से होगा। टोक्यो ओलंपिक में कल का दिन देश की बेटियों के नाम रहा। मुक्केबाजी में 6 बार की विश्व चैंपियन और पदक की उम्मीद MC मेरी कॉम, बैडमिंटन में पदक की दावेदार PV सिंधु और टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। मुक्केबाजी की फ्लाईवेट श्रेणी में MC मेरी कॉम ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मेरी कॉम ने डोमिनिक रिपब्लिक की मिगवेलिना हर्नांडिज गार्सिया को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। मेरी कॉम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को कोलंबिया की वालेंसिया विक्टोरिया से होगा। बैडमिंटन में PV सिंधु ने दमदार आगाज करते हुए महज 28 मिनट में इजराइल की सोनिया पोलिकारपोवा को 21-7, 21-10 से हराया। विश्व की 7वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु का अगला मुकाबला कल हांगकांग की चियुंग एंगान यी से होगा, जो विश्व रैंकिंग में 34वें नंबर पर हैं। टेबल टेनिस में पदक की उम्मीद मनिका बत्रा ने महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में जगह बना ली है। विश्व रैंकिंग में 62वें नंबर की मनिका ने यूक्रेन की 20वीं वरीयता प्राप्त मार्गरेट पेसोत्स्का को हराया। तीसरे दौर में उनका मुकाबला ऑस्ट्रिया की सोफिया पोल्कानोवा से होगा। नौकायन में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की भारतीय जोड़ी ने पुरुषों की लाइट वेट डबल्स स्कल स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल मुकाबला 28 जुलाई को खेला जाएगा। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। पदक तालिका में चीन 6 स्वर्ण सहित कुल 12 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। मेजबान जापान दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। भारत 1 रजत पदक जीतकर संयुक्त रूप से 25वें स्थान पर है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के YouTube चैनल, DTH और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
हंगरी में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में उन्हें बधाई देते हुए उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ी लगातार देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत 5 स्वर्ण सहित 13 पदक जीत चुका है। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। कोलकाता की 8वीं कक्षा की छात्रा बांधुली चक्रवर्ती आकाशवाणी ओलंपिक क्विज की विजेता बनी हैं। बांधुली को ढेर सारी बधाई। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। भारत ने पहले T20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 38 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त ले ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच कल रात 8 बजे से कोलंबो में ही खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के शेष मैचों के कार्यक्रमों की कल घोषणा की। ये मुकाबले इस साल 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमारात में आयोजित किए जाएंगे। 27 दिन में कुल 31 मैच खेले जाएंगे। मौसम विभाग ने केरल में अगले कुछ दिनों में तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल राज्य के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय तटरक्षक ने महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन की सहायता के लिए अपने संसाधनों की तैनाती की है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में अब तक 215 लोगों को बचाया गया है। और अब एक नजर आज के देश भर के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और सामान्य बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में सामान्य बारिश हो सकती है। तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 27 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में 1 या 2 बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। तापमान 28 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। श्रीनगर में दोपहर बाद आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में हल्की बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। लेह में न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 20 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में धूल भरी आंधी या गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गुवाहाटी और इम्फाल में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है और इम्फाल में न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। शिलंग में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं आइजोल में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोहिमा में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। गंगटोक में भी बादल छाए रहेंगे और तापमान 18 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 27 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने के आसार हैं। वहीं पोर्ट ब्लेयर में आमतौर पर बादल छाए रहने और तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने कल विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया। पालमपेट गांव में स्थित ये मंदिर रामप्पा मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII सरकार, उद्योग और सिविल सोसाइटी के साथ परामर्श कर देश के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का कार्य करता रहता है। CII ऊर्जा प्रबंधन व्यवस्था विषय पर आज से ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। 30 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में ऊर्जा नीति तथा आधारभूत तकनीक पर जानकारी प्रदान की जाएगी।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत आवेदन जमा करने, सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चों की पहचान की सुविधा के लिए वेब आधारित पोर्टल शुरू किया है। वेब पोर्टल www.pmcaresforchildren.in है। अनुसंधान और विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए राष्ट्रीय वेब पोर्टल भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं के मैप को 2026 तक 5 साल के लिए विस्तार दिया गया है। iSTEM प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जनवरी में औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के मन की बात अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र से बढ़ना होगा आगे, हर भारतीय को करना है भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व। लोकसत्य का शीर्षक है, 15 अगस्त को गाएं राष्ट्रगान, मोदी ने देश के लोगों से किया आह्वान, त्योहारों के दौरान कोविड नियमों का करते रहें अनुपालन। उधर नवभारत टाइम्स एक सर्वेक्षण के हवाले से लिखता है, हर 4 में से एक शख्स घूमने का बना रहा है प्लान। तीसरी लहर की आशंका के बीच 54% लोग अपने परिवार वालों और दोस्तों से मिलने जाने की कर रहे हैं तैयारी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, सरकार ने कोरोना से माता पिता को खोने वाले बच्चों का मांगा ब्यौरा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र। सुरक्षित बचपन के लिए ऐसे बच्चों को पीएम केयर्स योजना के तहत दी जाएगी मदद। सरकार ने हेल्प डेस्क भी बनाई। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के आगामी भारत दौरे के संदर्भ में भारत के बयान पर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, मानवाधिकार और लोकतंत्र एक राष्ट्र का मसला नहीं, ये दोनों ही मुद्दे सार्वभौमिक हैं। भारत को इन दोनों ही क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों पर गर्व। हिंदुस्तान की खबर है, संसद में 6 विधेयक पेश करने की तैयारी, इनमें महिलाओं की अभद्र छवि पेश करने वाले विज्ञापनों पर रोकथाम विधेयक भी शामिल। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी खबरें अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, बेटियों का विजय अभियान, पदक से 2 कदम दूर मैरी कॉम। ओलंपिक में मीराबाई चानू की ऐतिहासिक शुरुआत के बाद दूसरा दिन भी भारत की बेटियों के नाम रहा। करगिल विजय दिवस पर हिंदुस्तान लिखता है, शहीदों के सपूतों ने पिता की रेजिमेंट को चुना, पिता जहां शहीद हुए उस मिट्टी को किया नमन। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का उल्लेख किया है, महाराष्ट्र में 53 स्थानों पर नदियां प्रदूषित, प्रदूषण ढोते ढोते इतनी मैली हुई नदियां कि पानी ही काम का न रहा। राजस्थान में बनास और चंबल सबसे ज्यादा प्रदूषित, मोक्षदायिनी कही जाने वाली गंगा में हरिद्वार से वाराणसी तक मिला माइक्रोप्लास्टिक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। देश में अब तक 43 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.36% हुई। कर्नाटका में उच्च शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं आज से फिर शुरू। मध्य प्रदेश में कक्षाएं 11 और 12 तथा गुजरात में कक्षा 9 से 11 के लिए 50% क्षमता के साथ स्कूल फिर से खुल रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा घोषित कोविड प्रतिबंधों में और ढील आज से लागू। बिहार और छत्तीसगढ़ विधानसभाओं के मानसून सत्र आज से शुरू। और भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने हंगरी के बुडापेस्ट में 73 किलोग्राम भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।